नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है आईटीबीपी को लेकर। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से भारत और चीन का तनाव इस वक्त चरम पर है, ऐसे में अब भारत आईटीबीपी की सक्रियता को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार इस दिशा में एक बड़ा काम करने जा रही है, जिसमें कि एलएसी पर आईटीबीपी को और अधिक सक्रिय भूमिका देने की बात कही गई है। भारतीय सेना और चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच भविष्य में किसी भी तनाव से बचने के मकसद से ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि आईटीबीपी को फॉरवर्ड एरिया और एलएसी से लगे पूर्वी सेक्टर में लीड रोल देने पर विचार किया जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद चीन की सीमा रक्षा रेजिमेंट और आईटीबीपी के बीच फॉर्मल चैनल भी स्थापित किए जाएंगे, जिसको लेकर सीधा बीजिंग को भी प्रस्ताव भेजा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, सरकार की वन बॉर्डर वन फोर्स की सिफारिश के बाद आईटीबीपी को साल 2004 में भारत चीन सीमा सौंप दी गई थी। साथ ही इसने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल की जगह भी ले ली। हालांकि सेना बेहतर सीमा प्रबंधन का हवाला देते हुए आईटीबीपी के संचालन नियंत्रण का समर्थन करती है, जिसका कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विरोध भी किया है। फिलहाल आईटीबीपी की 180 बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, जिनमें से प्रत्येक पर लगभग 140 सैनिक तैनात होते हैं और भारत सरकार ने साल 2020 में अतिरिक्त 47 सीमा चौकियों की मंजूरी दी है, जिसमें से 34 अरुणाचल प्रदेश के लिए और बाकी पश्चिमी थिएटर के लिए हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, इस वक्त एलएसी पर चीनी बलों के तैनात की 50,000 से भी अधिक होने का भी अनुमान है। ऐसे में आईटीबीपी को एक लीड रोल दिए जाने की जो बात की जा रही है, वो एक काफी बेहतर समाधान होगा, ताकि भारत अपनी अग्रिम चौकियों की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर सके। दोस्तों, अगली खबर एनएसए अजीत डोभाल जी को लेकर आ रही है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है और इस मामले में अब एक एक्शन ले लिया गया है। बता दें कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ के 3 कमांडोज को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही सीआईएसएफ की वीआईपी सुरक्षा इकाई के एक डीआईजी और कमांडेंट रैंक के ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया गया है। डोभाल जी की सुरक्षा को लेकर इस साल एक बड़ी लापरवाही हुई थी। दरअसल अजीत डोभाल जी को वीआईपी सुरक्षा सूची के तहत Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और उन्हें सीआईएसएफ की विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसएसजी यूनिट के द्वारा सुरक्षा कवर मुहैया कराया गया है। बता दें कि सुरक्षा में ये जो चूक हुई थी वो 16 फरवरी को हुई थी। सीआईएसएफ के द्वारा जो जांच की गई थी उसमें अलग अलग आरोपों में 5 अधिकारियों को दोषी पाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। बता दें कि इस सुरक्षा में सेंध लगाने वाले व्यक्ति को एनएसए अजीत डोभाल के आवास के बाहर पकड़ लिया गया था और उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया था। इस संदिग्ध व्यक्ति का नाम है शांतनु रेड्डी। वो अपनी लाल रंग की एसयूवी कार के जरिए अजीत डोभाल जी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और गेट तक चला गया। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि एलएसी से आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना को एक ड्रोन प्रणाली का शिपमेंट प्राप्त हुआ है, जिसे पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये प्रणाली सशस्त्र बलों को निर्बाध निगरानी गतिविधियों को अंजाम देने और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ क्षेत्रों में दुश्मन सैनिकों पर नजर रखने के लिए सौंपी गई है। बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वर्तमान में एक अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित मल्टी रोल उन्नत और लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन प्रणाली पर भी काम कर रहा है, जिसका उपयोग भारत चीन सीमा के साथ उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी के लिए किया जाएगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो ड्रोन तैयार किया जा रहा है एचएएल के द्वारा, इस ड्रोन को सेंसर्स, मिसाइल और 40 किलोग्राम तक के अलग अलग हथियारों सहित महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है और एचएएल 2023 के मध्य तक अपने इस ड्रोन का परीक्षण करने को भी तैयार है और करीबन 60 ऐसे मानव रहित हवाई वाहनों का एचएएल उत्पादन करेगा। इसके अलावा एचएएल डीआरडीओ के साथ मिलकर भी 2 अलग अलग ड्रोन परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है, ताकि सीमाओं और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में निगरानी बढ़ाई जा सके। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत के एमआरएफए टेंडर को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, रशिया की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि वो भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए तैयार हैं। इसके अलावा वो भारतीय वायुसेना को 12 अतिरिक्त SU-30 फाइटर जेट्स देने को भी तैयार है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया ने अब अपने MiG-35 को 114 एमआरएफए के तहत, जो एमआरएफए टेंडर है उसके तहत भारत को ऑफर करने का फैसला लिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 60% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ वो भारत को MiG-35 की पेशकश करेगा, जिससे कि MiG-35 भारत में स्थानीय स्तर पर तैयार हो सकेगा और ये मेड इन इंडिया MiG-35 होगा। इसके अलावा रशिया का कहना है कि ये जो MiG-35 होगा वो इसी तरीके के जो विदेशी फाइटर जेट्स हैं उनसे 20% कम कीमत का भी होगा। साथ ही रशिया ने यह भी कहा कि भारत उनके साथ 21 MiG-29 की खरीद के लिए भी बातचीत कर रहा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ रिपोर्ट्स हाल ही में सामने आई थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना ने MiG-29 की खरीद की योजना को खत्म कर दिया है और ये भी कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना MiG-29 की पूरी फ्लीट को 2027 तक
वायुसेना से पूरी तरीके से हटा देगी। इसके अलावा रशिया ने यह भी कहा कि जिस तरीके से प्रतिबंध उनके ऊपर लगे हैं उसे देखते हुए वो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सहयोग करना चाहता है, जहां वो भारत में नॉन वेस्टर्न एवियोनिक्स और सिस्टम्स भी भारत को सप्लाई करेगा अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि सुखोई सुपरजेट 100 है और MC-21 है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों फिलीपींस में भारत के राजदूत ने कहा कि $375 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो ब्रह्मोस मिसाइल्स फिलीपींस को देनी है उनकी शुरुआती डिलीवरी 2023 से फिलीपींस को शुरू हो जाएगी। बता दें कि फिलीपींस को 3 मिसाइल बैटरीज दी जाएंगी जिसे कि फिलीपींस की मरीन कोर शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल बटालियन ऑपरेट करेगी, जिसे अभी हाल ही में 3 अप्रैल को गठित किया गया था। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो सारस मार्क 2 को लेकर आ रही है। दोस्तों बता दें कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज अगले कुछ हफ्तों में सारस मार्क 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का उत्पादन करना शुरू कर देगी और पहला एयरक्राफ्ट 2024 में रोल आउट होगा। बता दें कि सारस मार्क 2 एक छोटे रनवे से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा इसे गर्म और उच्च ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां से भी ऑपरेट किया जा सकता है। खास बात यह कि इसे सेमी प्रिपेयर्ड रनवे यानी कि जो रनवे पूरी तरीके से बना नहीं है उससे भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड ने घोषणा की है कि उन्होंने 18 किलोवाट के स्टार्टर जनरेटर को स्वदेशी रूप से विकसित किया है, जिसे कि T-90 मेन बैटल टैंक्स पर लगाया जाएगा और अब इस सिस्टम को रशिया से लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे कि भारत को सालाना 7 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल एलएसी पर चीन से चल रहे विवाद के बीच भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स को एक ऐसी खास डिवाइस मिली है जो सीमा पर निगरानी के दौरान दुश्मन के बंकर और तोपखाने की लोकेशन से लेकर सैनिकों की मूवमेंट तक की सटीक जानकारी के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी मुहैया करा सकती है। इस छोटे से डाउनलिंक इक्विपमेंट को एक स्वदेशी कंपनी ने तैयार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस डाउनलिंक इक्विपमेंट को भारतीय सेना को सौंप दिया है। भारतीय सेना की एविएशन कोर के पास ऐसे स्वदेशी हेलीकॉप्टर तो थे जिनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉट लगे थे, जिनसे रिकॉग्निशन और सर्विलांस रखी जा सकती थी। हालांकि किसी ऑपरेशन के लिए दुश्मन की लोकेशन का सही पता लगाकर रणनीति तैयार करना और ऑपरेशन के बाद दुश्मन को हुए नुकसान की सही जानकारी के लिए एक रिकॉर्डर की सख्त जरूरत थी। ऐसे में भारतीय कंपनी एक्सीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना के HL Mark 3 ध्रुव और ALSW रुद्र हेलीकॉप्टर्स के लिए डाउनलिंक इक्विपमेंट विद रिकॉर्डिंग फैसिलिटी तैयार की है। डाउनलिंक इक्विपमेंट सर्विलांस हेलीकॉप्टरों को सीमाओं में परिचालन क्षेत्रों में निगरानी करने में मदद करते हैं और इस उपकरण की मदद से सर्विलांस के दौरान डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है और बेस पर लौटने पर उसको रिकवर भी किया जा सकता है और इसको अब सेना के हल्के हेलीकॉप्टर्स में फिट किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों भारत की जो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स है जो लगातार नई चीजों को इनोवेट कर रही हैं भारतीय सेना के लिए, भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए, वो निश्चित तौर पर एक बड़ा गेम चेंजर आने वाले समय में साबित भी होगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि पाकिस्तान से आ रही है। दरअसल यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच अब एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की एक फ्लाइट पाकिस्तान से यूक्रेन के लिए भारी मात्रा में हथियार लेकर पहुंच रही है। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स का एक विमान इस महीने की शुरुआत से ही हर रोज पाकिस्तान से होकर यूक्रेन जा रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के डेटा से पता चला है कि ब्रिटेन का C-17 ग्लोबमास्टर रोमानिया से उड़ान भरकर पाकिस्तानी शहर रावलपिंडी में एक एयरबेस पर जाता है। वहीं इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की ये फ्लाइट साफ तौर पर यूक्रेन के सपोर्ट मिशन से जुड़ी हुई है। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं है कि ब्रिटेन की सेना के इस विमान से किस तरीके का साजो सामान एयरलिफ्ट किया जा रहा है। ग्लोबमास्टर जो कि 77,000 किलोग्राम तक का कार्गो ले जा सकता है। बता दें कि इन उड़ानों के बारे में ब्रिटेन, रोमानिया या फिर पाकिस्तान के अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उड़ान को कम से कम 6 अगस्त से ट्रैक किया जा रहा है। उसी ग्लोबमास्टर विमान को अभी हाल ही में मंगलवार को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में ट्रैक किया गया था। दावा किया जा रहा है कि इसने साइप्रस से उड़ान भरी और पाकिस्तानी वायुसेना के रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस पर यह उतरा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन यूक्रेन की सेनाओं के लिए 155 mm तोपखाने का गोला बारूद डिलीवर कर रहा है और अमेरिका ने हाल ही में इसके 75,000 राउंड्स यूक्रेन को भेजे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि वो गोला बारूद और कौन बनाता है, पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 320 से अधिक यूक्रेनी T-80UD टैंक भी हैं और उनके रखरखाव, संचालन, गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स का एक पूरी तरह से विकसित किया जाने वाला इकोसिस्टम भी है। पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री छोटे हथियारों के गोला बारूद भी बनाती है जो यूक्रेनी सैन्य राइफलों के अनुकूल है। पाकिस्तान और यूक्रेन की घनिष्ठ संबंध भी है और इस्लामाबाद ने 1 दशक से अधिक समय से सेवानिवृत्त जो सैन्य अधिकारियों को कीव में दूत के रूप में भी तैनात किया है। यानी कि कनेक्शन साफ है पाकिस्तान का
कि यानी कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस तरीके के हथियारों को बना रही है और उसे डिलीवर किया जा रहा है ब्रिटेन के C-17 ग्लोमास्टर के जरिए। तो पूरा नेक्सस यहाँ पर साफ है किस तरीके से यूक्रेन की मदद की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि Su-75 चेकमेट को लेकर आ रही है। दोस्तों बता दें कि Su-75 चेकमेट जो कि एक सिंगल इंजन लाइट वेट फाइटर जेट है, इसके 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। इस बारे में रशिया की तरफ से कहा जा रहा है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि वे चेकमेट प्रोजेक्ट में उन्नत सुपर कंप्यूटर तकनीकों का उपयोग करते हैं और 2024 में इसके उड़ान परीक्षण शुरू भी किए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 प्रोटोटाइप के उत्पादन के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और कुल मिलाकर 4 ऐसे प्रोटोटाइप बनाए जाने हैं। इसके अलावा रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि विदेशी ग्राहकों ने Su-75 चेकमेट फाइटर के लिए अपनी आवश्यकताओं की रूपरेखा भी तैयार कर ली है, जिसके बाद विमान को अनुकूलित करने के लिए काम किया गया है। यही इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बेसलाइन सिंगल सीट एयरक्राफ्ट में तकनीकी समाधान भी शामिल है, जो कि मानव रहित संस्करण को विकसित करने की समय सीमा में कटौती करने में मदद करेंगे। नया चेकमेट सिंगल इंजन फाइटर स्टेल्थ तकनीक पर आधारित है और इसे हवा से हवा में और हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों के लिए इनबोर्ड कंपार्टमेंट के साथ तैयार किया गया है और ये लड़ाकू जेट 7 टन से अधिक यानी कि 7 टन से अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम होगा और एक बारी में 6 लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम होगा। चेकमेट फाइटर की जो स्पीड होगी वो मैक 1.8 होगी और इसकी ऑपरेटिंग रेंज होगी 3000 किलोमीटर। विमान को अत्याधुनिक पावर प्लांट के साथ तैयार किया जाएगा। इसके अलावा इस फाइटर जेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा समावेश भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।